नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आज सबसे पहले आपको पंजाब लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 साल हो गया सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ क्या मिल पाया है? क्या उस परिवार को इंसाफ मिल पाया? वो परिवार जिसका युवा बेटा, जवान बेटा इस तरीके से हत्याकांड का शिकार हो गया। अभी हिसाब पूरा हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द यह हिसाब पूरा हो जाएगा। लॉरेंस गैंग का खात्मा अब तय है। पकड़े गए आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि मूसेवाला हत्याकांड में अभी और भी कई आरोप हैं, कई आरोपी हैं जो पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे थे। जहां एनआईए विक्रम बराड़ को मूसेवाला हत्याकांड में शरीक मान रही है, वहीं हैरानी की बात है कि पंजाब पुलिस की एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तेजी के साथ एनआईए काम कर रही है, दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला के हत्यारों का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खुली परतें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा, विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी से खुलेगा राज, इंसाफ की आस में सिद्धू का परिवार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 साल बाद भले ही सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड की कई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी का मतलब है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का खात्मा। विक्रम बराड़ ठोकेगा लॉरेंस गैंग की ताबूत में आखिरी की। यूएई से विक्रम बराड़ हुआ है गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग की करतूत का अब खोल सकता है पूरा राज। एनआईए का दावा है कि विक्रम बराड़ गोल्डी बराड़ का बड़ा सहयोगी है। एनआईए एक और दावा कर रहा है कि सिद्धू की हत्या में विक्रम बराड़ का हाथ रहा है, लेकिन मूसेवाला हत्याकांड में विक्रम बराड़ का कहीं भी नाम नहीं है। पंजाब पुलिस के सूत्रों की माने तो विक्रम बराड़ को पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर नहीं लेकर आई, क्योंकि ना तो विक्रम बराड़ का नाम एफआईआर में है और ना ही फिलहाल अभी तक उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना है। वहीं एनआईए ने कहा था कि जिस विक्रम बराड़ को डिपोर्ट किया गया है वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है। विक्रम बराड़ पर एनआईए की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं। विक्रम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है। दुबई में उसने कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम बनाया है। लॉरेंस और गोल्डी को यहीं से कॉल की सुविधाएं देता था। दूसरे गैंगस्टर ग्रुप से भी विक्रम के कनेक्शन देखे गए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी करने के भी आरोप लग रहे हैं। वहीं जबरन वसूली के लिए यहीं से वो धमकी भी देता था। विक्रम बराड़ के कई आतंकी कनेक्शन भी दिख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। वहीं अब हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस के पूरे कुंडे का हाथ है। अभी हाल ही में अजरबैजान से इसके भांजे सचिन बिश्नोई को भी धरा गया था। विक्रम और सचिन की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस का किला ध्वस्त होना तय है। वहीं सिद्धू मूसेवाला का परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की आस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी विपिन परमार विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी के बाद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में एनआईए की तरफ से जो किया जा रहा है वो मूसेवाला हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में और इस पूरे गैंगस्टर गैंग वॉर की कमर तोड़ने में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। एनआईए के हाथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा विक्रम बराड़ लगा है। विक्रम बराड़ वो शख्स है जिसे कि लगातार एनआईए व जांच एजेंसियां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड व सलमान खान को धमकी देने के मामले में तलाश रही थी। ऐसे में विक्रम बराड़ को यूएई से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल विक्रम बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उस समय एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थी पंजाब में, उसके साथ दोनों ये
जुड़े, जिसके बाद लॉरेंस जो है वो जुर्म की दुनिया में जाता गया। उसके साथ विक्रम बराड़ भी उसी के नक्शे कदमों पर चलता रहा। अब विक्रम बराड़ को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। ऐसे में विक्रम बराड़ वो शख्स है जो कि लॉरेंस के जेल जाने के बाद गोल्डी बराड़ के साथ लगातार संपर्क साधकर कम्युनिकेशन गैंग विद इन द गैंग कम्युनिकेशंस का सारा काम देखा करता था। ऐसे में एक्सटॉर्शन, मर्डर और तमाम तरह के मामले जो विक्रम बराड़ के नाम पर नामजद हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला मर्डर की प्लानिंग में भी विक्रम बराड़ का नाम खुलकर सामने आ रहा है। विपिन, इस वक्त महेश योगी हमारे साथ मौजूद हैं, इस स्टोरी की डीप इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मलन साहब जुड़ेंगे जो कि इस मामले को बहुत लीगल तरीके से जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर जो पंजाब पुलिस है वो किसी तरीके से 30 बार सुनवाई होने के बाद किसी तरीके से तमाम आरोपियों को इकट्ठा जो है वो सेशन कोर्ट में पेश कर पाई। दूसरी बार जो है वो चार्जशीट जो है दाखिल कर पाई जिसमें वो आरोपों का जिक्र करती है। और ऊपर से विक्रम बराड़ का आना, अजरबैजान से सचिन का पकड़ा जाना, ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का खात्मा है या फिर हम ये कहें मूसेवाला के परिवार या मूसेवाला के पिता जो ट्वीट करते हैं होप अगेंस्ट होप, आशा के विपरीत हमें आशा है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा, उस तरफ एक कदम है। देखिए, दोनों बात सत्य सिद्ध होती नजर आ रही है। पहली बात कि विक्रम बराड़ कहीं ना कहीं वो गुर्गा था जो कि विद गैंग कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम को हैंडल कर रहा था, इसको चला रहा था। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, विक्रम बराड़, ये तीनों आपसी संपर्क में थे। किस तरह से गैंग में आगे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से ऑर्डर्स दिए जाने हैं, ये सारे काम विक्रम बराड़ की ओर से जो है वो किए जाते थे। वहीं रही बात दूसरी सिद्धू मूसेवाला के परिवार की इंसाफ की गुहार को लेकर, तो ऐसे में बिल्कुल सही कहा कि तमाम आरोपियों को आज जो है जब आरोप तय किए गए एक साथ कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन एनआईए की जो नई थ्योरी सामने आई है, उस पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ने कहीं पर भी ना चार्जशीट में ना एफआईआर में विक्रम बराड़ का जिक्र किया सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। लेकिन एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं वो तथ्य मिले। एनआईए ने जब जांच की, एनआईए ने जब गैंगस्टर्स प्लस आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में लगातार रेड्स की, उसके बाद ये कनेक्शन सामने आए और विक्रम बराड़ को पकड़ने का काम जो है वो एनआईए की ओर से किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सीधा लिंक, क्योंकि कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम विक्रम बराड़ के हाथ में था, ऐसे में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में संपर्क साधवाने का काम जो किया करता था वो विक्रम बराड़ था। तो ये हो ही नहीं सकता कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की प्लानिंग हो रही हो और कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम के हेड के पास इसकी जानकारी ना हो। ऐसे में एनआईए की थ्योरी जो है वो सत्य सिद्ध होती नजर आ रही है। लेकिन पंजाब पुलिस के लिए प्रोडक्शन वारंट अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसका प्रोडक्शन वारंट क्या पंजाब पुलिस लेगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। क्योंकि पंजाब पुलिस की ओर से तकरीबन 2 महीने पहले चार्जशीट दायर की गई थी इस पूरे मामले में और कहीं पर भी ना तो एफआईआर में और ना ही चार्जशीट में विक्रम बराड़ का जिक्र है। ऐसे में एनआईए की इस नई थ्योरी के बाद सिद्धू मूसेवाले के परिवार को लेकर की अगर बात करें तो वो भी ये जरूर चाहेंगे कि अगर इस मामले में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था तो उसका नाम भी इस एफआईआर में या इस चार्जशीट में होना चाहिए था। ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर बात करें एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस के बाद जब लाया जाता है सचिन और इस विक्रम बराड़ को, उसके बाद की तफ्तीश की बात करें या इंटेरोगेशन की बात करें तो उसमें क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कि बाहर जो निर्देशित जेल से लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किया जाता था उसको गोल्डी बराड़ और आपसी संपर्क के माध्यम से लोकल जो शूटर्स थे या जो गैंग के शूटर्स थे उन तक वो कम्युनिकेशन पहुंचाने का उस संदेश को पहुंचाने का काम किया करता था। तो ऐसे में विक्रम बराड़ महत्वपूर्ण कड़ी है, चाहे वो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में हो या फिर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को एग्जीक्यूट करने के मामले में शूटर्स को आदेश देने की बात हो। तो तमाम चीजें हैं जो कि अब जांच का हिस्सा है और जांच को लेकर आप कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का परिवार एक बार फिर से, क्योंकि लगातार इस परिवार की यही मांगती है कि कोई भी अगर इस मामले में संलिप्त है तो वो बचना नहीं चाहिए, उसको अब इस परिवार को इंसाफ दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि विक्रम बराड़ को लेकर परिवार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। सुनील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए 10 महीने लगते हैं यहाँ पर आरोप तय करने में, उसके बाद का वजह है कि धाराओं को बताने में। पहली बार ऐसा होता है 20 सुनवाइयों के बाद कि एक तमाम आरोपियों को इकट्ठे तरीके से वो पेश कर पाती। 25 के करीब जो है वो आरोपी हैं, नामजद हैं, लेकिन अलग अलग जेलों में इधर उधर हैं। बताती है पुलिस की ये गैंग वॉर है, बम्बिया गैंग और जो दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसी के बीच की, और उसी का नतीजा मूसेवाला की हत्या है। जब ऐसे में ये चीज़ें उलझी हुई हैं, क्या ये कहा जाए कि
बिश्नोई गैंग का सफाया ही मूसेवाला परिवार को इंसाफ होगा और उसी तरफ ही जो पुलिस आगे बढ़ रही तभी ये धीरे धीरे या तभी हम ये कहें कि स्लो प्रक्रिया है। सर ऐसा है कि अगर हम पुलिस की तरफ से सोचें तो 25 लोगों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना, उनके प्रोडक्शन वारंट लेने, उनको उस जेल से, उस कस्टडी से सेफली लोकेशन तक लेके आना जहां पे उनकी स्टेटमेंट होनी है। यहाँ कारण यह है कि जो क्रिमिनल केस है उसमें दोषी की प्रेजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके होते हुए उसके सामने उसकी पैरवाई चलनी चाहिए। उसकी एब्सेंस में कभी भी पैरवाई कोई भी नहीं होती, क्योंकि इसमें कई सारी टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और कई और अदालतों में दी जा चुकी है। तो उनको इकट्ठा करना, लेके आना, यहाँ तक लेना, अनडाउटेडली जो भी आरोपी होगा उसको अगर उसके खिलाफ हमारी पुलिस ने पूरी तरह से पुख्ता सबूत रखे होंगे, उसका कनेक्शन सर्कमस्टांसिस कम और परमानेंट एविडेंस के बेसिस पे ज्यादा। जैसे शुरुआत में जो पहली गाड़ी पकड़ी गई वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया उसने, और वहां से जो स्लिप बनी और सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी को ट्रेस किया गया, वो एक आदमी की निकली, उसके बाद वो दूसरे की निकली, करते करते वो शूटर तक पहुंचे। शूटर को फिर इन्होंने असम में जाके, किसी को गुजरात में जाके पकड़ा। तो उन कड़ियों को एविडेंस के साथ जोड़ना और उसको पेश करना अदालत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये मान सकते हैं कि एक खेल के मैदान से सुई ढूंढने के बराबर। बट पुलिस ने एक अच्छा कदम उठाया है। अब वो अगर एविडेंस वीक हुई तो डेफिनेटली जो दोषी हैं वो सजा तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर एविडेंस सॉलिड हुई, कंफर्म हुई, तो जितने भी आरोपी उसमें आएंगे उनको फांसी, उम्र कैद या जो भी सजा न्यायालय नियुक्त करेगा उसके हिसाब से सजा दी जाएगी, और वो आगे जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो अच्छा। पुलिस के ऊपर प्रेशर है। इसके अलावा जो अभी लेफ्ट ओवर अक्यूज्ड हैं, पुलिस के पास एक पावर होती है, जब वो 173 जिसको हम चालान कहते हैं वो पेश करती है, जो जो आरोपी पकड़ा जाता है उसकी कड़ियों को जोड़ के, उसकी एविडेंस को इकट्ठा करके उसका चालान दे दिया जाता है। और मर्डर जैसे केस में, रेप जैसे केस में, 420 जैसे केस में, जो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। और जब जब जिस कड़ी से जिस व्यक्ति का, जिस दोषी का लिंक जुड़ेगा, उस दोषी को तरतिम्मा चालान बोलते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए उनको नामजद करके कोर्ट के आगे पेश किया जाएगा, उनको अरेस्ट करके, और उसका जो ड्यू कोर्स है एज पर CRPC, जिसको क्रिमिनल कोड कहते हैं या दंड संहिता कहते हैं, उसके अनुसार उनको कोर्ट में पेश करके उनके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो कराई जाएगी। अब ऐसे में एक सवाल मेरा एक और सप्लीमेंट्री इसी से बनता है, फिर मैं जाऊंगा विपिन के पास। कि अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई की अकेले जो है पेशी हुई, वो 3 बार पेशी हुई, चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, फिर उसके बाद जब तक पुलिस के उसके ऊपर ये पूरा ये मामले जो दर्ज हैं, ये उससे पहले जो है वो पंजाब से तो कम से कम बाहर आ नहीं पाएगा, पंजाब की जेल में ही रहेगा। अब ऐसे में अब क्योंकि वो खुद एक कन्फेशन की हाँ मैंने मूसेवाला को मरवाया, तमाम जगहों पर कह देना, चीज़ें ग्लोरीफाई हो जाना कि नहीं मेरे गैंग नहीं मरवाया और मैंने मरवाया, तमाम चीज़ें कह देना। दूसरी तरफ उस जगह पर मौजूद ना होना, उसके गुर्गों का मौजूद होना, उस कत्ल का अंजाम ना देना, उस कत्ल वाले हथियार के साथ मौजूद ना होना, ये कितना जो है दूर कर देता है किसी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा से। सर सेक्शन 120B और सेक्शन 34 IPC, ये 2 धाराएं ऐसी हैं जो कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 इज कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 120B इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब उस कॉन्स्पिरेसी को एक व्यक्ति जेल में बैठा है, उसके साथ जो एक व्यक्ति बाहर एक्ट कर रहा है, किस तरह उसको पुलिस जोड़ती है, कौन सी कॉल डिटेल, कौन से प्रूफ सामने लाती है कि जिससे ये साबित हो सके कि एक्स व्यक्ति इस क्राइम के साथ जुड़ा है। सिर्फ सेल्फ कन्फेशन से भी माननीय अदालत कभी भी नहीं मानती। अगर इसने खुद भी कन्फेशन कर लिया हीनियस क्राइम के केस में, हो सकता है कोर्ट ये मान लिया, हो सकता है ये इससे बड़े आरोपी को या किसी बड़े गैंगस्टर को बचाने की कोशिश, तो कोर्ट फिर भी एविडेंस और सबूत मांगेगी। अगर वो कन्फेशन भी करता है तो भी कोर्ट उसको उससे कहेगी कि ठीक है, इफ यू कन्फेस हमें प्रूफ ला के दो, पुलिस एजेंसी के थ्रू मंगा सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस एजेंसी को दे सकती है।
बट 120 बी जो है वो बहुत वाइड पावर्स रखती है। इवन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे एग्जांपल देता हूं, जब ये राम रहीम जी का मसला हुआ, उनका मसले में कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे जो सच्चाई के साथ उसको जोड़ते थे। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि जो क्राइम था वो तो कई साल पहले हुआ, एविडेंस नहीं थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, बट वो जो हालात थे मुकदमे के, एविडेंस के हालात भी कुछ बोलते हैं। तो जज साहब का नाम जज साहब इसीलिए रखा जाता है कि वो सबूत देखें, हालात देखें, सारा सिनेरियो देखें, उसके बाद सही दोषी को सजा मिले। हमारा जो लॉ है, इंडियन का लॉ, वो रिफॉर्मेशन पे काम करता है। वो ये कहता है कि मान लो लाख दोषी बच जाए पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर कोई भी दोषी होगा उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने के प्रोविजंस हैं हमारी कोर्ट के पास। कोर्ट अगर किसी पॉइंट पे सेटिस्फाइड नहीं होगी, उस कोर्ट उसकी टिप्पणी करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बोल सकती है, क्लैरिटी मांग सकती है। प्रोसिक्यूशन के पास पूरी पावर होगी, उसको पूरी अथॉरिटी दी जाएगी, हक टाइम दिया जाएगा। 311-91 सीआरपीसी का सेक्शन है, उसमें नई एविडेंस लाने की पावरें दी जाएंगी, नए सबूत लाने की पावरें दी जाएंगी। तो ये सारी पावरें हमारी दंड संहिता में पूरी तरह से वर्णन दिया हुआ है और एक उस धाराओं का प्रयोग करके ही जो भी दोषी आएगा सामने उनको पूरी सजा सुनाई जाएगी। सबसे पहले उनके जो आरोप हैं, देखिए ये जो आरोप तय करने वाली बात है, ये एक प्राइमरी एविडेंस इकट्ठी करने के बाद कोर्ट दोषी को पूछती है कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज पुलिस ने बनाया है। पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट पेश की तो कोर्ट उसको बोलती है दोषी को कि यस मिस्टर ए, आपके खिलाफ ये धारा में केस पुलिस ने हमें दिया है, क्या आप इसकी कन्फेशन करते हो, मानते हो, या आपको इसको रिबट करते हो। तो दोषी के पास उस समय पावर होती है कि जी ये आरोप गलत है, मैं अपने पक्ष में अपने गवाह सबूत पेश करना चाहता हूं। तो उसके बाद पहले प्रोसिक्यूशन को मौका मिलता है कि आप अपनी एविडेंस पेश करें और मिस्टर ए को कैसे आपने दोषी बनाया इस केस में, उसके प्रूफ दें। उसी समय दोषी के वकील साहब को और दोषी को पूरा मौका दिया जाता है कि जो भी एविडेंस पेश हुई, जो व्यक्ति पेश हुआ, जो चीजें पेश हुई, उसको वो क्रॉस एग्जामिन कर सके, यानी कि उसके क्रॉस सवाल पूछ सके। क्रॉस एग्जामिनेशन में रैपिड फायर सेशन चलता है, एक्यूज के वकील प्रोसिक्यूशन को सवाल पूछते हैं और जब ये प्रक्रिया खत्म होती है उसके बाद 313 की स्टेटमेंट होती है। उसमें कोर्ट दोषियों से एविडेंस में आए हुए बातों के ऊपर सवाल पूछती है, दोषी उसके ऊपर जवाब देते हैं, फिर दोषियों को डिफेंस एविडेंस देने की, अपने बचाव में जो भी एविडेंस देनी चाहते हैं वो देने का मौका दिया जाएगा। तो ये मत समझिए कि आज अगर चार्जशीट हो गई कल ही सब कुछ हो जाएगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और कुछ भी हेवाई में नहीं होगा। तभी तो सुनील भाई ये कहते हैं ना कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। तभी तो परिवार भी तो बैठा हुआ है ना कि जिसने कहा कि जिस तरीके से बर्बर हत्या हो गई, और शायद इसीलिए विपिन परमार की चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर और दूसरे गैंगस्टर्स हो, वो बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, बहुत आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं इन जेलों में बैठ करके, जिनको मालूम है कि तमाम चीज़ें एक नेटवर्क, एक तरीके का जिसे कहते हैं इकोसिस्टम, वो अंदर से क्योंकि जेलों में बना मिलता है और वो क्रिएट कर लेते हैं, वो चला लेंगे और वहाँ से बैठ करके वो सेफ भी रहेंगे। बाहर हो सकता है सेफ भी ना हो, और इसी तरीके से जो है विपिन ये जो है बिश्नोई भी चला रहा है और उसी तरीके से वो बम्बिया गैंग भी चला रहा है। दोनों का फिलहाल क्या स्टेटस है और ये क्या सच में, इसी के साथ सप्लीमेंट्री जोड़ूँ, क्या सच में ये आखिरी कील है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में बराड़ का आना? सर इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हो सकता है अभी और 10 नाम सामने आए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई। मैं एक बात तो अपनी पुलिस की सराहना करता हूं कि इन्होंने दिल्ली के साथ मिलके, बाकी पुलिस के साथ मिलके 15 दिन के अंदर अंदर 16 दोषी नामजद कर लिए थे और उनको पकड़ लिया था। देखिए ना कोई सीसीटीवी फुटेज आई किसी व्यक्ति की कि कौन ये अटैक करके गया, कैसे पकड़ा, कहां से पकड़ा, कितना जोर लगा होगा,
और जिस जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ उसकी, चलो जो वहां पे गोलियां पड़ी थी, और मैं ये कहता हूं, शरेआम हर चैनल पे बोलता हूं, इस तरह जान लेने का अधिकार किसी व्यक्ति के पास इंडिविजुअली नहीं है। परमात्मा के पास इसका अधिकार है या जुडिशियल सिस्टम के पास है। अदरवाइज किसी व्यक्ति की, अगर कोई किसी के साथ खुंदक है तो बात करो, कोर्ट्स बनी है, उसमें जाओ, नाराजगी जताओ, या जो भी उसको बोलना है बोलो। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तक जारी है, तभी ये नाम सामने आए हैं जो उससे अगले नाम है, और हो सकता है आने वाले समय पे उसके अगले नाम भी आए। अब अगली बात आती है कि जेलों में ऐसा सामान कैसे पहुंचता है, कैसे वो बेधड़क बातें करते हैं। हमने भी वीडियोस देखी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती सामने आती है कि इन तक जैसे भी ये लोग हैं, अगर वो जेल में हैं तो इनको जेल जैसा रवैया ही मिलना चाहिए। अगर ये घर जैसा रवैया वहां मिलना है तो आई थिंक आपने जो शब्द बोले कि जेल एक सेफ जगह है उनके लिए, जहां बैठ के ये फ्री की सिक्योरिटी लेके अपने गैंग बाहर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बातें सच लगती हैं, बट ये पुलिस की अब ड्यूटी बनेगी कि कैसे प्रक्रिया में जोड़ेगी। ठीक, विपिन, यही प्रश्न मेरा आपके लिए था बेसिकली। देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लॉरेंस की शुरुआत हुई और कुनवा 20 लोगों से 1000 की गैंग तक का पहुंच चुका है। आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि जेलों के अंदर बैठकर खुद को, क्योंकि अगर आप बाहर हैं, बीइंग एन गैंगस्टर, आपका एनकाउंटर हो सकता है, आपको डर रहता है कि मुझे अब मार दिया जाएगा। ऐसे में सबसे आसान काम होता है किसी भी वारदात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हैरानी का ये है कि अंदर बैठकर मोबाइल के माध्यम से किसी को मारने के आदेश देना, ये बहुत ही आसान टास्क हो गया है। और अंदर बैठकर आप किस तरह से अपनी गैंग का विस्तार कर रहे हैं। आप मुख्य सरगना हैं, आप डॉन हैं, आप अपनी गैंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका नाम बिक रहा है, लेकिन आपके गुर्गे आपके लिए वो सारा काम कर रहे हैं और आजादी से घूम रहे हैं। ऐसे में एनआईए का एक बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, सचिन। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि गैंगस्टर प्लस आतंक का जो कनेक्शन सामने आया है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है जो हाल ही में एनआईए की ओर से 3 चार्जशीट दायर की गई हैं, उसमें चौंकाने वाले तथ्य हैं। लखविंदर सिंह लंडा, हरिंदर सिंह रिंदा और इसी के साथ साथ तमाम खालिस्तानी टेररिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं किस तरह से पंजाब और देश की शांति को भंग किया जाए। वो किस तरह से लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर एक्सटॉर्शन और जो ड्रग स्मगलिंग और आर्म एंड एम्युनिशन स्मगलिंग का पैसा हवाला के जरिए रिक्रूटमेंट और तमाम चीजों में इस तरह की वारदातों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हैरानी की बात है। और यही लोकल गैंग्स जो हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में इस नेक्सस की अगर बात करें तो बराड़ की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को, बिल्कुल सही कहा, कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि जो गैंगस्टर बाहर बैठे हैं, दूसरे देशों में छिपे बैठे हैं, उनको ये लगता है कि बाहर आकर हमें नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन ये जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, चाहे वो सचिन विश्नोई हो, चाहे वो विक्रम बराड़ हो, ऐसे में बाकी जो गैंगस्टर्स इन गैंग्स के लिए बाहर से तमाम चीजें करते हैं, उनके लिए एक डर जरूर उनके दिल में बैठ गया कि अब एजेंसीज, भारतीय एजेंसियां जो हैं वो हमारे पीछे तक किसी भी देश में पहुंच सकती है और कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पर अगर अब पुलिस अपनी चार्जशीट में कहती है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भंबिया गैंग के बीच का गैंग वॉर है और उसका नतीजा जो है ये मूसेवाला था, और ये लॉरेंस बिश्नोई कई जगहों पर ये कोट कर चुका है, नहीं अब तो हद पार हो चुकी थी, मूसेवाला को मारना बहुत ज़रूरी था और ये तमाम चीज़ें। तो इसके पीछे की कहानी, क्योंकि हम ये चीज़ें रिफ्रेश कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्यों ये बार बार कहता है कि नहीं मारना बहुत ज़रूरी था, और फिलहाल ये भंबिया गैंग, ये क्या स्टेटस है? देखिए सचिन, ये राइवलरी शुरू हुई बबीहा वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। ये आज की राइवलरी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ा करता था। वहां से इसके गैंग कल्चर और गुंडागर्दी की शुरुआत हुई थी। वहां पर इसके कई ऐसे क्लोज एसोसिएट थे, चाहे वो संपत नेहरा हो, चाहे वो सचिन बिश्नोई हो, चाहे विक्रम बराड़ हो, कई ऐसे नाम थे जो कि इसके साथ जुर्म की दुनिया में लगातार जाते रहे। वहीं बबीहा ग्रुप की अगर बात करें तो दविंदर बबीहा का इनकाउंटर हो गया था, लेकिन इस गैंग को चलाने वाला विक्की, अगर बात करें पटियाल, वो जो है वो भी विदेश में बैठकर बबीहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में खबरें ये आई कि सिद्धू मूसेवाला की जो मैनेजर था शुभदीप सिंह, उसकी ओर से
जो अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त और साथ ही साथ गोल्डी बराड़ का भाई गुरलाल बराड़, उसकी हत्या कराने का काम किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात करें विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या करवाने के नाम पर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम आया था। लेकिन जो अंदर की कहानी है वो ये बताया जाता है कि एक गाना भी उस समय बम्बीहा बोले के नाम से सिद्धू मूसेवाला की ओर से गाया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो राइवलरी गैंग्स की थी ये खुलकर सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना था कि वो राइवल गैंग को सपोर्ट करता है, जबकि सिद्धू मूसेवाला के जीवित रहते हुए या उनके अभी भी परिवार वाले ये कहते हैं कि उनका किसी गैंग से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन ये जो राइवलरी थी ये उन गानों के बाद से लगातार खुले मंचों पर सिद्धू मूसेवाला जो है वो अपने विरोधियों को चैलेंज किया करते थे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को जब हाल ही में जो तमाम चीजें उसकी ओर से कबूल की गई उसमें ये कहा गया कि वो हमें चैलेंज किया करता था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक पंजाब पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि सिद्धू मूसेवाला किसी गैंग से एसोसिएटेड था या नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक राइवलरी का लेकर या फिर दो गैंगों के बीच में कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड जिस तरह से हुआ है, पुलिस जो है पूरी मर्डर की तरह इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और तमाम चीजों को लेकर हर पहलू को खंगाला जा रहा है। ऐसे में दोनों गैंग्स एक्टिव हैं, अभी भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर धमकियां दी जाती हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पंजाब पुलिस, ना केवल पंजाब पुलिस बल्कि तमाम देश की एजेंसियों के सामने ये बना हुआ है कि इस गैंग कल्चर को खत्म किस तरह से किया जाए। एक तरफ विक्रम बराड़ है, दूसरी तरफ एक नाम बहुत आता है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है विपिन, वो है गोल्डी बराड़। तो गोल्डी बराड़ कितना बड़ा किरदार है? देखिए, गोल्डी बराड़ भी जिस तरह से मैंने आपको कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का वो सहयोगी है और गोल्डी बराड़ अपने भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद जो है उसकी ओर से भी बदला लेने की भावना से उन शूटर्स को मारा गया और उसके बाद वो देश छोड़कर भाग गया था। अब गोल्डी बराड़ क्योंकि लॉरेंस जेल में है, ऐसे में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि तकरीबन 1100 के करीब जो गैंग के मेंबर्स हैं जिनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक कंपनी की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह अपनी गैंग को चलाते हैं। हर व्यक्ति को उसके हिसाब का काम दिया जाता है, रेकी करने वाला रेकी करता है, जो शूटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, उनको शूटिंग का काम दिया जाता है। वहीं एक्सटॉर्शन का काम करने वाले गैंगस्टर्स जो हैं या जो लोग हैं उनको एक्सटॉर्शन के लिए भेजा जाता है। तो ये तमाम चीजें एक सेंट्रलाइज तरीके से लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और उसके नीचे, यानी कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इस कंपनी का सबसे ऊपर के पद पर बैठने वाला आदमी है तो गोल्डी बराड़ वो सेकंड इन कमांड है जो कि लॉरेंस के कहने पर गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस क्योंकि डायरेक्ट तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर पाता जेल में रहकर, ज्यादातर क्योंकि जैमर्स और बाकी व्यवस्था इतनी नहीं रहती कि वो कॉल से पकड़ में भी आता है, तो ऐसे में गोल्डी बराड़ वो ऑथराइज्ड पर्सन कहा जा सकता है जो कि इस समय गैंग को चला रहा है। और ये सचिन बिश्नोई, विक्रम बराड़, ये तमाम वो लोग हैं जो कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके पकड़े जाने से कई अहम खुलासे इस पूरे गैंग कल्चर को लेकर जो है वो हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, तभी ले कहा जा रहा है कि शायद ये कहानी का क्लाइमेक्स है, जिस कहानी के अंत तक जो है, गैंग कल्चर के अंत तक जो है, शायद पंजाब पुलिस इस वक्त जो है पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।